देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स। ओके, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। आप लोगों को मैंने टीच भी नहीं कर रखा, हमने एक वीडियो देखी थी, आपका रिवाइज हो जाएगा, हम इसे पूरा कवर कर लेंगे। ओके, एक लेक्चर में इफ रिक्वायर्ड 2 लेक्चर्स। ओके, तो वेक्टर्स, आपको नाम तो आपने सुना ही हुआ कि वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि स्केलर्स को हम डायरेक्टली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी निकालनी होती है अपने को, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तीनों चीजें स्केलर है, आप मास को सीधा वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अपने को हमने पहले 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 3 और किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 10 किलोमीटर। डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ओके, तो जो आपने प्लस माइनस सीख रखा है, सिंपली स्केलर क्वांटिटीज वैसे डील होती है। राइट, इसे ऐसा बोल देते हैं कि अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन। स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड अलजेब्रिक। बट वेक्टर्स के लिए हमें, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जब हमारे पास आती है, तो हम उन्हें अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। मतलब जो वेक्टर्स पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब दो फोर्सेस को ऐड करना है तो हमें उन्हें कैसे ऐड करना पड़ेगा, वेक्टोरियली। अब वर्ड क्या यूज होगा अलजेब्रिकली की जगह, वेक्टोरियली। फाइन, तो हम पूरा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं। वेक्टर्स प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं। 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन रहता है, वो हम विद टाइम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। अभी सिर्फ हमें जरूरत होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। ओके, उसके अलावा वेक्टर्स कभी डिवाइड नहीं होते, ये याद रखना। फाइन, तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, तो बेटा जब हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि उसका यूज होता है उसमें। और जब हम उससे नेक्स्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वहां यूज होता है। तो जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम उसी वे में करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, विद एरो। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। जो लेंथ है वेक्टर की, दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और वेक्टर बना दूं, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा होगी, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। डायरेक्शन, तो वेक्टर्स में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, और एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कम है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। फाइन, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को। फिर और चीजें देखते हैं, जब हम लिखते हैं, मुझे ए वेक्टर लिखना है, तो ये तरीका होता है। बुक्स में आपको वेक्टर ऐसे दिखेगा कि बोल्ड किया होगा वेक्टर को, या फिर ऐसे। अब हम तो नहीं बोल्ड करेंगे, तो हम ऐसे ऊपर एरो बना देते हैं। ये भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, कोई भी वेक्टर हो, चाहे वेक्टर इधर है चाहे वेक्टर इधर है, हम ऐसे लिखते हैं कि ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ओके, ऊपर आपको एक छोटा सा एरो बनाना है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप वेक्टर लिख रहे हो। फिर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है, तो इसके अराउंड हम लाइन्स खींच देते हैं, इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो ये मॉडुलस फंक्शन ऐसे मोड लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर आप सिंपली ए लिख दो, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना है बात में। इसके बाद एक और खास बात होती है वेक्टर्स की, अगर ये वेक्टर है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं इसको उठाकर यहाँ भी ला सकता हूँ, क्योंकि स्टिल इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ ला सकता हूँ, यहाँ लेके जा सकता हूँ, जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, वी कैन मूव द वेक्टर हियर एंड देयर। ओके, ये भी काम हम वेक्टर्स के साथ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, कि 2 वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं। तो 2 वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। उस वजह से ये 2 वेक्टर्स हैं। यहाँ पर बना दो एक वेक्टर, तीनों वेक्टर क्या है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ये 2 वेक्टर इक्वल नहीं होंगे कि डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम होंगे।
ये दो वेक्टर भी इक्वल नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। तो बात याद रखनी है, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होंगे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी। नेक्स्ट आता है बेटा, यहाँ पे एनसीईआरटी से भी एक बार रीड कर सकते हो, जो एनसीईआरटी में जितना कॉन्सेप्ट है हम डिस्कस कर रहे हैं सारा। नेक्स्ट होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। ओके, किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो वी आर मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर। ठीक है, और एग्जांपल ऐसे करते हैं। तो क्या होता है बेटा, देखो अगर मैंने a को m से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? जैसे एक वेक्टर है बस a वेक्टर, मैंने फॉर एग्जांपल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इज अ स्केलर। तो क्या करेगा? 2 इसका मैग्नीट्यूड डबल कर देगा, डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। बस फोर्स क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन मान लो 5 है और मास 2 है, तो फोर्स 2 into 5 ट्वाइस हो जाएगा एक्सेलरेशन का, और डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। हाफ से कर दिया तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +2 और हाफ दोनों पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इज आल्सो स्केलर। -2 क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? डबल। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड इसका मैंने लगभग डबल कर दिया। सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कि -1 से कर दिया, -1 इसको 1 से करेंगे कुछ नहीं होगा, -1 से करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको सीखना है कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। इसके बाद आता है कि देखो ये अभी भी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, डॉट ना क्रॉस, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। ओके, आपको कुछ नहीं लगाना, जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे थिंग्स विल चेंज। नेक्स्ट आता है वेक्टर एडिशन। तो इसके लिए लो यूज होता है ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दो लॉज होते हैं बेसिकली वेक्टर एडिशन के, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। दोनों सिमिलर ही है बेटा, दोनों का मतलब सेम ही है। मैं आपको शो करूंगा कैसे। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, कोई भी मैंने दो वेक्टर्स लिए, इनका मुझे इनको ऐड करना है। तो एक और टर्म आपने पढ़ी होगी, टर्म यूज होती है कभी भी एडिशन, दो वेक्टर्स का जब हम एडिशन करते हैं, हमें a + b निकालना है, तो उसका जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है, मैं a + b को ऐड करके जो भी वेक्टर आएगा उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो कई बार क्या बहुत बार लिखा होता है कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। रिजल्टेंट निकालने का मतलब है हमें a और b का सम निकालना है। ठीक है, तो क्या रूल है ट्रायंगल लॉ, जिसे अपने को क्या फाइंड आउट करना है? a + b। ए वेक्टर को वैसे का वैसे ही रहने दो, ए को हमने कुछ नहीं करना। सेकंड वेक्टर है, उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल इधर जा रही है, ऐसे ही वेक्टर सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की हेड पर रखो। मैं इसे उठा के यहाँ लिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड पर जो ज्वाइन करेंगे जो वेक्टर आएगा वो हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट। ओके, याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा, ये दो वेक्टर से ऐड कर दो तो आप कह सकते हैं कि मेरा पहले डिस्प्लेसमेंट इधर था, फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट बताना। तो क्या करेंगे? मतलब मान लो पहले आप इधर गए फिर इधर गए, तो आपने पढ़ रखा है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये एरो क्या देगा? डायरेक्शन। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो इस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। दो डिस्प्लेसमेंट ऐड करके मुझे तीसरी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। एंड दिस रूल ऑलवेज अप्लाइज फॉर ऑल वेक्टर्स। मतलब दो फोर्सेस, मतलब मान लो एक ब्लॉक था, उस पे एक फोर्स में ये लगा रहा था ए, और एक फोर्स में ऐसे बी लगा रहा था। जैसे रिजल्टेंट कुछ आ रहा है ऐसे, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा उसको, नेट फोर्स।
ए प्लस, ओके, मैंने इस वेक्टर के साथ ऐसे वेक्टर बनाया, मतलब इन नेट फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हमारा ट्राइंगल का रूल है। आप इसमें एक और चीज देख सकते हो, चाहे a प्लस बी निकालना हो चाहे b प्लस a, वो दोनों इक्वल आएंगे, ये आप खुद से ट्राई करो। तो क्या करना, b वेक्टर के हेड पर a वेक्टर की टेल रख देना और b वेक्टर की टेल से जो a वेक्टर के हेड पर जो ज्वाइन करें जो वेक्टर मिलेगा वो a प्लस बी जैसे दिखेगा। ट्राई करें ना, क्या था a प्लस बी हमने नहीं किया, b प्लस a करेंगे तो b ऐसे था, b के यहाँ पर अपन a, b के हेड पर a की टेल रखते, b वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। देखो a प्लस b और b प्लस a एक जैसे दिख रहे, तो मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन, a प्लस b b प्लस a के इक्वल होता है। फिर वेक्टर सबट्रैक्शन, वेक्टर सबट्रैक्शन कुछ नहीं होता बेटा, बेसिकली एडिशन नहीं होता है कि वही हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं a और b। अब मुझे फाइंड आउट करना है a माइनस b, ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस b, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो अपने को क्या करना है, a में माइनस b को ऐड करना है, ओके, तो ये b है तो माइनस b क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं माइनस, फाइन। तो अब क्या करूंगा मैं, a वेक्टर की हेड पर इस माइनस b वेक्टर की टेल रखते हैं, इस वेक्टर को उठा के आ गया, ये वेक्टर क्या देगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम, या क्या देगा a प्लस माइनस। तो वेक्टर सबट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, a माइनस b लिखा प्लस माइनस b लिख दिया। अब a में माइनस b वेक्टर को, माइनस b वेक्टर कैसे मिलेगा, अपोजिट कर दो, a में इस वेक्टर में इस वाले वेक्टर को ऐड कर देना, मतलब क्या देगा, वेक्टर सबट्रैक्शन, राइट। एक और छोटी सी चीज और भी आप देख सकते हो, होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, कोई डायरेक्शन नहीं। जीरो वेक्टर का एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ गया, वापस से यहाँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी को रूल से रेट जीरो, फाइन। बस ये ध्यान रखना कि जीरो वेक्टर क्या है, जीरो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं, फाइन। यहाँ पर देखो भाई कोई चीज भी दिख रही है, इसका नेट रिजल्ट कितना हो गया, जीरो। तीन डिस्प्लेसमेंट, तीन वेक्टर ऐड किए हैं, ये और सम क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर तीन फोर्सेस लगा रहे हैं पर किसी बॉडी पर, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा उस पर, जीरो। तो सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं है, इतना बड़ा पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 a b c d मान लो, तो आपको घूम फिर के भाई आ गए, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, जीरो। a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू a प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस c इक्वल टू जीरो, फाइन। ये भी एक आपको ध्यान रखने की पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें एक और चीज हम सीख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट से याद रखा करो बेटा, करते क्या जा रहे हैं हम, हेड पर टेल रखते जा रहे हैं, हेड पर टेल, हेड पर टेल। मतलब मान लो हमारे 4 डिस्प्लेसमेंट है, अपने को पता है कि हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये जो ई वेक्टर होगा, पहले सेम सेंस में बनाए थे मैंने सारे, बट अब एक लास्ट वेक्टर अपोजिट सेंस में बना दिया, तो ई विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d, ओके। तो मतलब आप कितने भी वेक्टर्स बना लो और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड पर जो जाएगा वो अपने को बाकी वेक्टर्स का क्या देगा, सम देगा, ओके। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, फिर सेम सेंस में कैसा भी पॉलीगन है तो नेट रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, बट
अगर लास्ट वेक्टर जो है हम अपोजिट सेंस में बना दे, लास्ट वेक्टर विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ओके, पैरेललोग्राम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पैरेललोग्राम को नथिंग बट मेरी नजर में वो ट्रायंगल को जैसे ही तो देखो पैरेललोग्राम को में क्या रूल होता है, वही हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, कोई रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस b। तो क्या करोगे, दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन करोगे, a और b। अब इन दोनों को दो साइड्स लेकर पैरेललोग्राम को कर दोगे कि एक इसके पैरेलल ले लो, बिल्कुल ऊपर बना दो, एक इसके पैरेलल ले लो। ठीक है, तुम्हारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये वाला जो डायगोनल होगा, जो दोनों जहां पर टेल ज्वाइन करेगी वहां से निकलने वाला डायगोनल में क्या रहेगा, रिजल्टेंट। तो मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल होगी ये बेटा, क्योंकि देखो ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या है, इस बी को उठा के हम यहां ले, ये बी वेक्टर जो है ये ट्रायंगल होगा, इसकी वेक्टर इसकी टेल। ओके, बट दोनों लोग आपको सेपरेटली ध्यान रखने हैं, पेपर में पूछ लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताओ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाओ, वर्डिंग लिख देना और एक ऐसा फिगर बना देना। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं एक रिजल्ट निकालने के लिए, डायरेक्टली कहीं यूज नहीं होता ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जल्दी से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको थोड़ा पढ़ा रखा है। वेक्टर्स का बेसिकली हम हमेशा क्या करते हैं, कंपोनेंट्स करते हैं, या हमारे पास और फॉर्मूलाज आ जाते हैं ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, ये चीजें बड़ी बेसिक है जो बस हमें आइडिया होना चाहिए, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब हमेशा फिजिक्स में होता है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर ऑफ the vector whose magnitude is 1, इसका magnitude कितना है 1, which gives us a specified direction, जो अपने को एक specified direction देते हैं। जैसे मैंने जीरो वेक्टर के लिए क्या बोला था, which gives us no specified direction, तो इसका magnitude तो 1 होगा और ये अपने को सिर्फ क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ओके, ये बहुत यूजफुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए के ऊपर ऐसे ये साइन बनाते हैं, जैसे कैप बोलते हैं, ए कैप। ओके, तो मतलब जैसे एक कैप ये है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये अपने को सिर्फ क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर था, मुझे तो एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जिसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना 1, उसे आप क्या कहते हैं, ए कैप। मतलब मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ए बनी है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने का हमेशा ये तरीका होता है बेटा, हमेशा याद रखना, बहुत बार यूज होता है कि अपने को ए कैप फाइंड आउट करना है। ए कैप क्या होगा, उस वेक्टर को, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड क्या स्केलर, मतलब अगर इसे आप क्लोजली और देखें तो मैंने क्या किया है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, जो ए की डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा ए क्या आपका, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी गेट द यूनिट, तो ये आपको याद रखना है। और फिर हमारे पास क्या होता है, तीन डेजिग्नेटेड यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब हमेशा एक ही होगा, जे कैप का भी और के कैप का भी। आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब अपने पास जैसे एक्स वाई जेड होता है
आई कैप मुझे क्या देगा? आई कैप कौन सा वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन x की तरफ है मैग्नीट्यूड के? तो फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन है x एक्सिस में, तो उस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 आई कैप, तो ये वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस में चाहिए तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड 5 हो नेगेटिव x एक्सिस -5, क्योंकि माइनस लगाते ही डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव। सिमिलरली हम जे कैप और के कैप यूज करेंगे। विद टाइम आप देखोगे कि कैसे इनका यूज करना है। अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि क्या होता है कैप, जे कैप और के कैप। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इनफैक्ट मतलब वेक्टर्स के कैसे कंपोनेंट किए जाते हैं और कुछ और फॉर्मूलाज हम डिराइव करेंगे। वो पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स।